हाय एवरीवन, मैं के साहनी। आज हम लोग फिर फिजिक्स में आगे बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और आज फिजिक्स में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ के लिए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे उसमें देखिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉ है कूलॉम्स लॉ। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आइकॉन बेल दबा दीजिए। जैसे मैं अपलोड करूंगा वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा इसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज फिजिक्स पार्ट 1 में सेकेंड टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। इसको हम लोग कूलॉम का नियम या कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला है। मतलब कूलॉम्स लॉ और कुछ जगहों पर मिलता है फिजिक्स में, कहीं मैथ में भी मिलता है, इसलिए कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी संबंधित कूलॉम का नियम है। ये स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड ये कूलॉम्स लॉ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं। स्टेटमेंट या इसको हम लोग कथन बोलते हैं, यानी कूलॉम्स लॉ का कथन क्या था। दोस्तों कूलॉम एक यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है और ये साइंटिस्ट दोस्तों फ्रांस के थे। इनका कूलॉम नाम था। इन्होंने जो बात बताई बहुत ध्यान से समझिए। हम लोग पिछले वीडियो में चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़े हुए हैं और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ये दोनों रिपेल करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आप दोस्तों आप जानते हो कि अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम इंग्लिश में लाइक चार्जेस कहते हैं, और ये भी लाइक चार्जेस ही अनलाइक चार्जेस हैं, तो हम ये जान चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो इस बात को अगर समझा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी इनविजिबल फोर्स के बारे में अगर हम देखें, जिसको अदृश्य बल, आखिरकार में ये इसको एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, लेकिन आप देखो इसके बीच में कोई ऐसा चीज आपको दिख रहा है। मतलब ऐसा जैसे इसको ऐसा तो है नहीं कि हाथ से धक्का दे रहा, किसी डंडे से धक्का दे रहा तो दिखता, लेकिन ऐसा कौन सा बल है जो एक दूसरे को धकिया रहे हैं, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। इसके बीच में कोई रस्सी है क्या? कोई अट्रैक्ट करने का, रिपेल करने का मीडियम तो हमको दिख नहीं रहा। तो एक प्रकार से ये इनविजिबल फोर्स है। ठीक है, अदृश्य बल इसको हम लोग बोलते हैं। और इस बल का नाम, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो में चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हल्का सा हिंट दिया था, तो आप समझ जाइए ऐसे इस बल को, क्योंकि ये आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और इस बल को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। क्या नाम है? वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आ गया? इसके आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, चलिए अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसी के बारे में कूलॉम ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इनका ये कहना था, मत समझिएगा ध्यान से, इन सबको हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम इसको चार्ज Q1 और इसको चार्ज Q2 मान लेते हैं और इनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं,
ठीक है, यानी कि Q1 Q2 दो चार्ज लिए गए, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस कर दिए गए, रख दिए गए हैं। और ये जो दोनों रखे गए हैं, मान के चलिए कि इस समय ये निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु इसमें रखे गए हैं। निर्वात को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर में अगर ये दोनों चार्जेज रखे गए हैं तो इनके बीच हमेशा एक फोर्स लगता है, और ऐसे फोर्स को ही इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वैद्युत बल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं तो इन्होंने ये बताया कि जो लगने वाला वैद्युत बल, सपोज करिए अभी इस बल का जो मैग्नीट्यूड है F अगर ले लिया जाए, अभी समझाऊंगा मैं अच्छे से, पहले आप स्टेटमेंट तक पहुंचिए धीरे धीरे। मैंने ये जो आपको समझाया यहाँ तक तो आप पिछले लेक्चर में आप समझ चुके हो। हमने यहाँ पे नया नाम लिया वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जो समझाया वो कूलाम ने समझाया, इसलिए इसको कूलाम लॉ बोला गया। उनका जो कहना था स्टडी के द्वारा, अपने प्रयोगों के द्वारा क्या क्या पाया उन्होंने, वही हमसे बताया। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि अगर Q1 Q2 दो चार्जेस ले लिए जाएं और एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे गए हो, निर्वात या वायु में रखे गए हैं, वैक्यूम और एयर में ऐसे रखे गए हैं, तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किन बातों पर डिपेंड करता है वो समझिए। तो उनका कहना था कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो चार्ज Q1 के भी प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स चार्ज Q2 के भी प्रोपोर्शनल होता है, और यही फोर्स जो होता है कि बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है। समझिएगा ध्यान से, इस दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? फिर से समझिएगा कि अगर Q1 Q2 दो चार्जेज लिए गए हैं, दो आवेश लिए गए हैं, दोनों r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो लगने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और अब अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए या हम कंबाइंड अगर करेंगे तो कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समझ में आया? तो दोस्तों अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। पहले बात तो इसको अच्छा रहने दीजिए, अभी ये Q1 का मतलब चाहे इसको किसी को मान सकते हैं, Q2 इनमें से किसी को मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए स्टेटमेंट में लिखने का जो है। देखो मैं समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको कहीं भी मिल जाती हैं, बुक्स वगैरह में ऑलरेडी मिल जाएगा। समझोगे तो ज्यादा बेटर है। लिखने का काम इजी है, आप बुक से भी लिख सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अगर लिखना है स्टेटमेंट में कथन क्या है कूलाम के नियम में, तो आपको बस ये लिखना है कि यदि दो आवेश निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है जो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लिखने के बाद लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात देखिए दोस्तों, ये आपका बिल्कुल नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये। तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से दिमाग में आप बैठा लो कि ये जब हम लोग
पढ़ेंगे किसी भी राशि के बारे में, किसी भी क्वांटिटी के बारे में, तो अगर वो क्वांटिटी स्केलर है तब तो कोई बात नहीं, यानी कि अदिश है तो कोई बात नहीं, इजी हो। लेकिन अगर कोई राशि सदिश राशि है, कोई राशि अगर सदिश राशि है, तो दोस्तों जान लेना कि उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर उसका मापांक जान रहे हो तो उसकी दिशा भी आपको जाननी पड़ेगी। यानी कि मापांक और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि आप जानते हो कि हम ये बल की गणना कर रहे हैं और बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। तो बल सदिश राशि है, तो ये हमने अभी जो बोला ये केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, उसके मापांक के बारे में, यानी कि परिमाण जिसको कहते हो, परिमाण या मैग्नीट्यूड के बारे में हमने बात किया। अभी डायरेक्शन के बारे में हमारी बात नहीं हुई है। लेकिन अब देखो, इसलिए बल एक सदिश राशि है, इसलिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो कूलाम ने कंप्लीट करते हुए अपनी बात बताया, फिर से मैं बोलने जा रहा हूं कि यदि दो बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। ये बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण हो सकता है। यह लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि इस बल की दिशा, सुनिएगा, जबकि इस बल की दिशा उन बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब रेखा के अनुदिश का मतलब कि इसकी दिशा, इसके बीच जो बल लगेगा, या तो बल की दिशा ऐसे होगी या तो बल की दिशा ऐसे होगी, समझ में, लेकिन होगी इसी लाइन पर, इसी लाइन के अनुदिश। या तो ये बल ऐसे होगा या तो ये बल ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, लेकिन होगा इसी लाइन पर। कहने का मतलब यही है। अब जैसे मैंने यहां से देखो, इसको अगर मिला दिया जाए ऐसे, तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल की दिशा दे इसी लाइन पे है ना, समझ में आई बात। और अगर ये मान लो F1 बल से इसको ढकेल रहा है तो ये भी उतने ही बल से इसको धक्का देगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा और कम बल हो जाते हैं। ये अगर F1 बल से इसको धक्का दिया तो ये भी उतने ही बल से इसको धक्का देगा। इसी प्रकार अगर ये F2 बल से इसको धक्का दे रहा है तो ये भी F2 बल से ही इसको धक्का देगा। और इसी प्रकार अगर ये इसको अपनी ओर F1 बल से खींच रहा है तो F3 बल से खींच रहा है तो ये भी अपनी ओर F3 बल से ही खींचेगा। लेकिन देखो तीनों दशाओं में आप देख रहे हो, अगर इसको मिलाओगे तो बल का जो दिशा है इसी लाइन पर है ना। और अब कूलाम्स लॉ को डिटेल आप जहां भी देखोगे पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगी आपको कि मैंने क्या पढ़ाया। अब मैं फिर से बोलूंगा, कूलाम्स लॉ क्या है कि कूलाम के नियमानुसार यदि कोई दो बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच सदैव एक वैद्युत बल कार्य करता है, जिसका परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि उस बल की दिशा उन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दैट्स ऑल, ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आपको लिखना क्या है कि माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं, तो कूलाम के नियमानुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या F प्रोपोर्शनल टू 1/r², दोनों को संयुक्त रूप से लिखने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। दैट्स ऑल। ठीक, ये सब समझ में आ गया होगा। अब आप इसको यहां से हटा लीजिए। अब जरा मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अब देखो, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस बल के बारे में हम बात तो कर चुके, लेकिन दोस्तों इस बल को अगर यहां से बराबर किया गया तो इन दोनों के बीच एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का प्रयोग किया गया, अनुक्रमानुपाती नियतांक का प्रयोग किया गया। और ये जो नियतांक है इसको हम लोग C से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। दोस्तों जहां पे C जो है इसको हम बोलते हैं कूलाम नियतांक, यानी कूलाम्स कांस्टेंट है। ये कूलाम्स कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात। इसको हम लोग
कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलेंगे। और इस कूलम्ब्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आपको कैलकुलेट की गई, यानी कि सी की वैल्यू कैलकुलेट की गई, तो सी की वैल्यू जो पाई गई वो 8.876551 and so on into 10 to the power 9 इतना प्राप्त की गई। ये दोस्तों कैलकुलेटिव वैल्यू है, लेकिन इसको राउंड फिगर में जो लिया गया, इसी चीज को राउंड फिगर में लिया गया, तो इसको राउंड फिगर में नाम दे दिया गया 9 into 10 to the power 9, इतना नाम दिया गया। ये इसका राउंड फिगर वैल्यू है टोटल। ठीक है, तो इसका राउंड फिगर अगर लेंगे तो 9 into 10 power 9 लिया गया है इसको। ठीक है, तो ये C की वैल्यू है और इसको हम कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू मानेंगे। ठीक है, अब यहां से अगर C की वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने दे दिया C की वैल्यू, कूलम्ब कांस्टेंट है के C की वैल्यू, और इस C की वैल्यू आ गई 9 into 10 to the power 9। लेकिन दोस्तों ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू की अब आप सोच सकते हो कि इसको अगर आप C की इसका यूनिट आपको चाहिए तो निकाला जा सकता है ना। C का जो मान है वो 9 into 10 power 9, कहीं कहीं बुक में इसको दोस्तों K से भी डिनोट किया गया, स्मॉल K से भी, इसको कहीं कहीं स्मॉल K से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन अभी इसके बाद कैपिटल K मिल जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, इसलिए बचने के लिए हमने यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट को C कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अभी C की वैल्यू इतनी आई, लेकिन आप जरा चेक करो कि इसकी यूनिट भी यहीं पे निकाली जा सकती है ना। इसका जो मात्रक है C का, तो C का अगर मात्रक जानना चाहोगे तो चलो देखते हैं, यहीं से C को यहाँ पकड़ लो। अब देखो F है यहाँ, R स्क्वायर को आप इधर ले लो, तो ये हो जाएगा FR स्क्वायर अपान Q1 Q2, यानी कि C की जो वैल्यू अगर आएगी तो हम इसको अगर सॉल्व करें या यहीं पे, तो C की वैल्यू आ जाएगी FR स्क्वायर अपान Q1 Q2। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि C बराबर FR स्क्वायर अपान Q1 Q2 अगर ये हो गया तो यहीं से इसका यूनिट लिखो जरा C की। ये क्या है? F है, तो F का मात्रक न्यूटन होगा ना, न्यूटन। ये R है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दूरी है ये, अपान Q1 Q2 क्या है दोस्तों, इसका यूनिट मैंने बताया पिछले लेक्चर में, कूलम्ब। इसको क्या बोलोगे? ये चार्ज है ना, चार्ज का यूनिट कितना बताया गया था, कूलम्ब बताया गया था ना, तो ये कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि C स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये C और ये C ध्यान रखिए, कूलम्ब संकेत है, ये C जो है कूलम्ब कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल में C की जो वैल्यू है, या इसी को मैंने कहा कि कहीं कहीं स्मॉल K से डिनोट किया जाता है, तो ये दोस्तों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। याद रखेंगे कि जो कूलम्ब कांस्टेंट है वो 9 to 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है इस कांस्टेंट का। और अब इसकी दिशा मैंने समझा दिया है बोर्ड पे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहां से थोड़ा सा डिस्कसिव मोड में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने ये बता दिया कि ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये मैग्नीट्यूड है तो इसके डायरेक्शन की भी हमारी बात होनी चाहिए, और ये डायरेक्शन की बात मैंने बता दिया है नोट में कि इसको मिलाने वाली लाइन पे ही होगा कहीं ना कहीं इसका फोर्स का डायरेक्शन। अब वो इधर हो किधर हो, वो हम आगे लेक्चरों में चेक करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको हटा लिया जाए। चलो, अभी मैंने बता दिया कि
निर्वात या वायु के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखो एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है, आप जरा ध्यान से समझ लो, ये जो C की वैल्यू ये निकाली गई, इसका मतलब समझ लो आप। अच्छा ये चेक करो इस फार्मूले के हिसाब से, मान लो कि ये Q1 की वैल्यू 1 कूलाम है, यहाँ पे है, और ये 1 मीटर की दूरी पर दूसरा चार्ज जो लिया गया है वो भी 1 ही कूलाम का है, ठीक है। मतलब एक एक कूलाम के दोनों आवेश हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं निर्वात या वायु में। तो आप जानते हो कि F की वैल्यू अगर देखी जाए तो F की वैल्यू जो मिलेगी वो C को यहाँ रहने दो 1/1 का स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा C। और आप जानते हो ना कि C की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसका मतलब ये F बराबर मैंने न्यूटन लिख दी, इसका अर्थ ये जानो, इसको अब लिखना यहाँ पे एक लाइन, आपको इससे आगे जाना है तो नोट में लिखना है क्या कि माना कि Q1 बराबर 1 कूलाम, Q2 बराबर 1 कूलाम तथा R बराबर 1 मीटर, तो यह बराबर इतना, परंतु C का मान इतना। अब यहाँ लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अनुसार यदि एक एक कूलाम के 2 बिंदु आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएंगे तो उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करेगा। अब वो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, ये इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा ना। अगर दोनों सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय होंगे तो आकर्षण होगा, यानी कि अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक होगा तो रिपेल करेंगे, समझ में आया। तो वो नेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इतने बल से एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेंगे। बात समझ में आ गई। नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 में आपको चलना है। अब यहां से मैंने जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे नोट अप करिएगा। नोट नंबर 2 में आप आइए, यहां पे नोट नंबर 2 में लिखना है आपको कि सुविधा की दृष्टि से यहां पे जो C की वैल्यू ली गई है 1/4πε0। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुविधा की दृष्टि से ये जो C है कूलाम कांस्टेंट है, इसको लिखा जाता है 1/4πε0। ये दोस्तों अभी थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कब कहोगे यार इतना बढ़िया था छोटा सा ये सब क्या है, लेकिन ये आपको आगे कैलकुलेशन के लिए पूरे फिजिक्स के लिए बड़ा ही यूजफुल है। ये जो अजम्पशन है बड़ा सोच समझ के लिया गया साइंटिस्टों द्वारा। एक्चुअल में C की वैल्यू इतनी ली जाएगी, कहीं भी C का मान जो कूलाम्स कांस्टेंट है उसको हम लिखेंगे 1/4πε। मैं बताऊंगा, घबराइए नहीं, ये सब क्या है मैं सब समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अब इसको जैसे ही लिखेंगे तो अब फोर्स जो होगा उसका फार्मूला 1/4πε0 और ये हो जाएगा दोस्तों इंटू Q1 Q2/r²। तो ये ज्यादा एडजस्टेबल फार्मूला ये होगा, यानी कि दोनों के बीच लगने वाले बल का जो फार्मूला होगा वो इसे न लेकर के आप ज्यादा बेटर होगा कि इसको एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आया। लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी पूरी वैल्यू जो है वही C है और C की वैल्यू इतनी है। तो इसका मतलब ये जो पूरा आप देख रहे हो इसका जो कैलकुलेटिव वैल्यू पूरा वही है जो आप देखे हो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यूनिट सहित चलना है आपको। लेकिन अब हम इसका मान ये ले चुके हैं तो इस C की वैल्यू इतनी लिखो या तो इसको हम इतना लिखेंगे। अब कहोगे सर यही आप क्यों नहीं लिख देते यहाँ पे, तो अब घबराइए ना, अभी कुछ इसमें है बारीकियां हैं। अब आप आ जाओ यहाँ पे जो ε0 देख रहे हो दोस्तों, इसके बारे में पहले समझ लो। ε0 को हम पढ़ते क्या है पहले तो बोल ही रहे हैं, लेकिन देख लो एप्सिलॉन 0 भी कुछ लोग पढ़ते हैं या इसको ε0 कहते हैं। ε0 ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका ε0। इसको बोलते क्या है
एक्चुअल में इसको बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, एप्सिलॉन नॉट। सब याद रखिएगा छोटे छोटे चीजों को। इसको एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। अब जरा समझो एक्चुअल में है क्या। आप अच्छा ये देखो, यहाँ Q1 है, Q2 है, इसके बीच जो फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी लग रहा है, तो दोस्तों इसके बीच में जो देख रहे ये सब क्या है, ये सब इसके बीच में एयर या ऐसे ही ना है, वैक्यूम है या तो एयर है इसके बीच में। तो एक्चुअल में आप ये जान लो कि Q1 और Q2 के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है या एयर है। समझ में आया? तो कहा गया कि इसके द्वारा जो परमिशन, देखो परमिटिविटी एक्चुअल में परमिशन से बना हुआ है। परमिशन, जैसे आप ये जानो कि हम बीच में खड़े हैं, इधर से एक तो लाइव वायर पकड़े, एक तो इधर से नेगेटिव वायर पकड़ लिए, तो जानते हो ना कि झटका लगेगा करंट का। लेकिन करंट हमारे अंदर से पास करेगा ना, बॉडी से पास करेगा। तो हमारे बॉडी में ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि जिससे वो करंट पास करने की मतलब क्षमता होती है। हमारी बॉडी की परमिशन देने की क्षमता है कि कितना करंट पास कर सकता है, कर रहा है। तो इसी तरह से एयर या वैक्यूम में भी ऐसे करंट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ माथा ठनके ना, थोड़ा समझते रहना। यानी कि यहाँ सोच लो कि हम यहाँ पे हैं, आप वहां हो, हमारे बीच में अगर नंगा तार चल रहा है तो इसमें भी करंट प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो करता है। और इसमें जो करंट, जैसे कि अब देखो इसी, अब सोचोगे कि सर अगर करंट चलता तो हम लोग को मारता क्यों नहीं? तो करंट अगर चल रहा है तो हमको क्यों नहीं मारता? तो भैया करंट देखो बहुत अच्छी चीज है, सुनते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से, वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। इसलिए मैंने कहा वीडियो को, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर अच्छे से समझना है तो। तो आप कहोगे सर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमको मारता क्यों नहीं? तो उसके पीछे भी एक कहानी है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अलग अलग जो जैसे कंडक्टर्स होते हैं, जैसे चालक या अचालक जिसको हिंदी में आप बोलते हो, चालक इसको हिंदी में कंडक्टर कहते हो, अचालक मतलब इंसुलेटर होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ प्रकृति में हमारे हैं कि उनमें से जो करंट पास करने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, अब कुछ के पास कम होती है। जिसमें से ज्यादा अच्छा करंट पास करता है उसको अच्छा चालक मानते हैं। कहा जाता है कि अब तक सर्वाधिक चालकों में चांदी जो सबसे अच्छा चालक माना जाता है, उसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। और धातुओं की कंडक्टिविटी पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा आने वाले वीडियोज में कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद फिर कॉपर का नंबर आता है, फिर गोल्ड आता है, तब एल्यूमिनियम आता है। ऐसे इस प्रकार से वो भी मिलेगा आपको। लेकिन दोस्तों इसी तरह से यहाँ तक कि लकड़ी, पत्थर, कोयला, ये सब भी जो आप देख रहे हो, कहा जाता है कि इन सब की भी अलग अलग कैपेसिटी होती है करंट पास करने की। तो उसी तरह से एयर या वैक्यूम जो उसकी भी कैपेसिटी है करंट पास करने की। तो जो मीडियम जितना करंट प्रोड्यूस करने की परमिशन देता है वो उसकी परमिटिविटी कही जाती है, वही उसकी वैद्युतशीलता है। लेकिन बात अभी भी मेरी खत्म नहीं हुई कि सर यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा तो हमें मारता क्यों नहीं। और उसका मतलब समझते हैं। अभी समझ में आ गया कि एप्सिलॉन जीरो लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? एप्सिलॉन जीरो क्या लिखोगे? एप्सिलॉन जीरो को निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि निर्वात अथवा वायु जितना करंट पास करने की अनुमति देता है वह उसकी वैद्युतशीलता है।
अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं। ये हमारा नोट नंबर 2 चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नोट याद रखिएगा। नोट नंबर 2 में हम हैं। अब ये तो नोट नंबर 2 में लिखने के लिए मैंने बताया, लेकिन नोट नंबर 3 में आप जाओ और अब आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। लिखने के बाद हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, आंकिक मान एवं मात्रक, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एप्सिलॉन का और इसकी यूनिट और डायमेंशन भी जानेंगे। तो ये नंबर 3 नोट में पूरा हेडिंग डाल लो, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक एवं बीमा यानी डायमेंशन, तीनों चीजें चलेंगे। चलिए आ जाइए। अच्छा, अब ये बताइए कि ये नोट नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा। अभी अभी मैंने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू को मैंने क्या बोला था, 9 × 10⁹ बोला था ना। साथ साथ इसकी यूनिट भी लगा के रखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट साथ साथ रखोगे तो बड़े फायदे में रहोगे। और ये भैया फिजिक्स का बहुत बड़ा जान होता है। न्यूमेरिकल में कभी भी आप यूनिट को छोड़कर चलोगे तो वो इनवैलिड माना जाता है। इस प्रकार से कह लीजिए अवैध है वो। बिना मात्रक के भौतिक राशियों को लिखना एक प्रकार से बड़ा अपराध माना जाता है, जिसको फिजिक्स एक्सेप्ट नहीं करता, ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू अगर इतनी मैंने बताया तो भैया अब इसी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने से नहीं हो जाएगा, क्या करोगे, अब इसको पूरा पलटी मार जाओ, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी पूरा पलटी मारना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ और ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथ साथ देख रहे हो ना कि इससे हमारा फायदा ये होगा कि एप्सिलॉन नॉट की आपको यूनिट भी मिलती चली जाएगी। और अब यहीं से दोस्तों एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई × 9 × 10⁹ और ये कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, अब दोस्तों देखो ये 4 है और पाई की वैल्यू आप जानते हो, और ये 9 है × 10⁹ है और ये कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट साथ साथ लेके चलोगे मात्रक। अब रही बात आपको कैलकुलेट करने की। आप अगर इसको हल कर सकते हैं, अगर हल कर सकते हैं तो आपका काम है ये हल करना। अब कैसे हल करोगे, एक में सोचो इतने बड़े मान का भाग देना हो तो बुद्धि चकरा जाएगी, लो भाग होगा कैसे। तो भाई ये आपका हद है, इसको ऊपर लेके जाओ 10⁻⁻9 कर देना, -10 मतलब इन सबका गुणा कर देना, फिर भाग दे लेना। पूरा पूरा हल करोगे तो दोस्तों इसका आंसर जो मिलेगा 8.84157 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लगभग इसकी वैल्यू इतनी मिलती है। और इसको कैलकुलेट करके पूरी वैल्यू को अगर दिखाया जाए 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है बड़ा मतलब कि बड़ा कॉम्पिटेटिव है, ध्यान से रखिएगा इसको। काम की चीज है, इतना आसानी से इसको मत छोड़िएगा, बहुत ही काम की चीज है। तो एप्सिलॉन नॉट का मैंने ये आंकिक मान बताया कितना होगा, 8.85 × 10⁻12। मतलब लगभग इसको पूरा राउंड फिगर में जब लिया जाता है तो 8.85 इसको लिया जाता है। इसमें ये नहीं होता, ये पूरा ऐसे लिखेंगे 8.8541 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू छोड़ दी जाती है, 2 डिजिट तक इसको राउंड फिगर में लिया गया है। 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। इसका मात्रक भी याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, और ये इसका आंकिक मान है। समझ में आ जाएगा ना? तो एप्सिलॉन के बारे में भी जानकारी आपको मिल गई। ये नोट नंबर 3 हमारा था जिसमें हमने इसका आंकिक मान और मात्रक दिया है।
और अब चाहिए आपको बीमा, डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। देखो बीमा निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, बीमा निकालने के लिए ये मात्रक आप देख रहे हो यहाँ, बस वही आपको फायदा पहुंचा। लेकिन इसमें एक नई चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये जो आप कूलाम देख रहे हो ना, कूलाम आवेश का मात्रक है, कूलाम जो है आवेश का मात्रक है। लेकिन आप जानते हो कि जो कूलाम है ये आवेश का मात्रक है और ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल का मतलब, फंडामेंटल यूनिट ये नहीं है जिसको मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक में नहीं आता। वास्तव में मूल मात्रक जो होता है वो करंट की यूनिट यानी वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वो है मूल मात्रक। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक नई चीज मैं बता दूं जिसको हम आगे क्लियर करेंगे दोस्तों, तीसरे चैप्टर में जब क्लियर होगा। फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, ये बेसिक फार्मूला है। Q इज इक्वल टू आई टी, Q आवेश है, ये वैद्युत धारा है और ये समय है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करवाइए क्योंकि समय दूसरे जगह पे हमको जाना पड़ेगा। इसका डिटेल आपको फिर थर्ड चैप्टर में ज्यादा क्लियर होगा। अभी केवल बस हम काम कीजिए, थोड़ी सी ले रहे हैं यहाँ से। तो Q बराबर अगर आई टी है तो आप जानते हो I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और यह है सेकेंड। तो इसका मतलब जहां पे C कूलाम का है, कूलाम के जगह पे आप क्या लिखोगे, एम्पियर सेकेंड लिख सकते हो मात्रक में, एम्पियर सेकेंड। तो चलो, अगर एप्सिलॉन नॉट की बीमा हमको चाहिए तो बीमा के साथ साथ देखो यहाँ पे कूलाम है। पहले मात्रक को अच्छे से चेक कर लो, ये मात्रक है। तो कूलाम के लिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो कूलाम है, तो कूलाम को एम्पियर सेकेंड में बदलो। तो यहाँ लिख सकते हो एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर और ये सेकेंड स्क्वायर। अभी मात्रक मैं लिख रहा हूं, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन है तो न्यूटन को क्या लिखते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के लिए क्या लिखते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, और ये मीटर स्क्वायर है। अब ये मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का ये पूरा मात्रक है, इसको मैं तोड़ रहा हूं। कूलाम के जगह क्या लिखोगे, एम्पियर सेकेंड, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर बैठा दिए। न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे और ये मीटर स्क्वायर मूल मात्रक में, उसको छोड़ दो। जो मूल मात्रक में, यानी कि सब बदल गया अपने अपने मूल मात्रक में। और मूल मात्रक में अगर बदल गया, इसको थोड़ा हल कर लिया जाए तो देखो ये मीटर मीटर नीचे क्यूब रह गया, तो मीटर को क्यूब रहने दो। सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो ये एम्पियर स्क्वायर सेकेंड पर 4 हो गया, सेकेंड पर 4, और नीचे किलोग्राम भी बचा रह गया, केजी। इतना हो गया ना। अब आ जाओ बीमा पे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा यानी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहां से निकल के देखो क्या, पहले ये किलोग्राम है तो द्रव्यमान है, ये मास, तो m पावर -1, ये ऊपर गया। किलोग्राम के लिए m लिखोगे ना, ये मीटर के लिए l लिखोगे, l के पावर -3, और ये सेकेंड को अब लिखो t पावर 4, और ये एम्पियर के पावर में 2। और दोस्तों ये हो गया इसका डायमेंशन। और ये दोस्तों ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी या बीमा लिखिए। समझ में आ गया ना। तो ये हमने बताया अभी आपको, थर्ड पॉइंट था, पूरा डिटेल अभी हमारा जो ये चला है ये थर्ड पॉइंट है। ये समझ में आ गया ना। अच्छा, अब अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। चलते हैं नोट नंबर 4 में जल्दी से। चलिए, नोट नंबर 4 दोस्तों हमारा जो डिपेंड करेगा, अब कुछ और अच्छी चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नोट नंबर 4 में अभी मैंने ये सब जो बात किया है, ये हमने बताया कि जब बीच में वायु या निर्वात होता है तब ये सारी बातें हो रही है, ठीक ना। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, इसके बीच में
r दूरी पर, ठीक है ये है, लेकिन इसके बीच में निर्वात या वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम हो जाए। अन्य माध्यम का मतलब जिसको हम परावैद्युतांक बोलते हैं, परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम का मतलब दोस्तों इसके बीच में अन्य कोई भी पदार्थ अगर रख दिया जाए वायु निर्वात के अलावा, जैसे हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई कह दे लकड़ी इसके बीच में रख दिया जाए, कोयला रख दिया जाए, इसके बीच में भूसा भर दो, इसके बीच में कागज भर दो, इसके बीच में आबनूस रख दो, मतलब कुछ भी पदार्थ अगर अन्य बीच में रखोगे तो इसको बोला जाता है परावैद्युत माध्यम, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसको कहा जाता है, ठीक है। तब इस परिस्थिति में जो बल का मान हम लोग लिखेंगे, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस परिस्थिति में अब हम जो लिखेंगे, ये नोट नंबर 4 है, मेरा ध्यान रखिएगा। नोट नंबर 4 में बस आपको लिखना है कि जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात अथवा वायु के अतिरिक्त कोई अन्य परावैद्युत माध्यम रखा हो, हेडिंग हो गया। परावैद्युत का मतलब मैंने समझा दिया। तब वही फार्मूला, ये जो था अभी हमारे पास फार्मूला क्या था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ Q1 Q2/r², ये था ना। लेकिन अब अगर इसके अलावा निर्वात या वायु के अलावा कुछ भी ये सब घुस गया, तब ये फार्मूला दोस्तों चेंज करोगे और अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे K लिखोगे और ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। समझ में आ गया। यहाँ पे K है क्या, K को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अभी मैं बताऊंगा के बारे में और डिटेल। तो माध्यम का परावैद्युतांक इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू हमेशा 1 होती है और अन्य माध्यम के लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। लेकिन अगर यही K का मान धातुओं के लिए लिखा जाए, धातुओं के लिए अगर लिया जाए तो K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखिएगा। धातुओं के लिए K की वैल्यू अनंत होती है। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब धातु का मतलब है कि इसके बीच में कोई अन्य माध्यम आ जाए, तब इस बल के लिए जो अध्ययन करेंगे ये सारे स्टेप्स आप ध्यान देंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। लेकिन अब दोस्तों आइए K के बारे में थोड़ी सी और डिटेल। ये F जो है तब है जब एयर या स्पेस है और इसको हम FM बोलते हैं जबकि मीडियम है, मतलब कि इसके बीच में कोई मीडियम है, तब ये यूज होगा। समझ में आया। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए कि इसको हम और डिटेल करने जा रहे हैं K के बारे में। नोट नंबर 5 में आ जाइए। नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे K के बारे में थोड़ी सी डिटेल चीज। नोट नंबर 5 में मैंने बताया K को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और K के बारे में अगर आप आओगे तो एक्चुअल में हमने कहा कि अगर वायु निर्वात इसी के बीच में रह जाएगा तो K का मान 1 भरोगे, और जैसे ही K का मान 1 भरोगे तो फिर पुराने फार्मूले में पहुंच गए ना। तो इसका मतलब है कि उससे भी बेटर ये फार्मूला तब तो हुआ। भाई निर्वात या वायु बोलेगा तो K का मान 1 भर देना, फिर वो फार्मूला मिल जाएगा। लेकिन अगर निर्वात या वायु के अलावा कोई माध्यम है तो उसका मान भरना पड़ेगा।
हो सकता है 2 3 ऐसा मिल जाती है, चेंज कर देगा वैल्यू को। इसलिए ये फार्मूला अब तक का सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट फार्मूला होगा। तो इसको आप ज्यादा अच्छे से संभाल के रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब आ जाइए के बारे में, जल्दी से चलते हैं। के बारे में समझिए ध्यान से कि के को मैंने बताया माध्यम का परावैद्युतांक। अच्छा अब ये देखो, अभी अभी हमने देखा कि जब एफ एयर या वैक्यूम था, वैक्यूम मान लीजिए एफ वी, और तब ये फार्मूला था 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और कोई मीडियम है एफ एम, और तब यही फार्मूला 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको 1 मानते हैं, इसको 2। अब एक काम करो कि अगर हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 दोस्तों कर दें तो ये हो जाएगा एफ एम बाई एफ, समझिएगा ध्यान से, एफ एम बाई एफ 2/1 करेंगे तो इसको अपन ये करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये तो फिनिश। लेकिन इसके अपान में ये नीचे जाएगा, ये ऊपर रह रहा है, ये नीचे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी फिनिश। तो एक्चुअल में दोस्तों एफ एम अपान एफ इज इक्वल टू 1/के मिलेगा ना, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, और के की वैल्यू मैं बता चुका हूं कि 1 से बड़ी होती है। के का मान जो होगा वो 1 से बड़ा होता है, और अगर के का मान 1 से बड़ा है तो पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब कि एफ एम अपान एफ इज इक्वल टू 1/के लेस देन 1। ये के 1 से बड़ा है तो हर बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो गई, तो लेस देन 1। और लेस देन 1 का मतलब हुआ कि एफ एम लेस देन एफ। देखो बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, इतना आसानी मत समझो इसको। छोटे छोटे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बुद्धि चकरा जाती है, उन सबका ये रिजल्ट निकालने का मैं मेथड समझा रहा हूँ। आपसे अक्सर पूछ दिया जाएगा कि जैसे 2 आवेश है जो लिए गए हैं उतना ही दूरी पर रखे गए, वो निर्वात या वायु में रखे गए, तब कितना बल लगेगा आप कैलकुलेट करिए। और उसके बीच में कोई माध्यम आ जाए तो बताइए कि लगने वाले बल का मान घटेगा अथवा बढ़ेगा। तो भैया सब मैं आपको कुछ रटा नहीं रहा हूं, सब एकदम लाइन से देखो ध्यान, सब समझ में आएगा। बिल्कुल क्लियर करके मैंने क्या क्या किया है। कैसे पता चलेगा कि लगने वाले बल का मान घटेगा या बढ़ेगा? तो देखो साफ यहाँ पे दिख रहा है कि मीडियम वाला जो बल है वो घट गया, और एयर या वैक्यूम वाला जो बल है वो बढ़ गया। यानी कि इसको एफ भी मैंने माना था वैक्यूम के केस में। ये वैक्यूम का मतलब एयर भी हम उसको ले सकते हैं। इसका मतलब ये अब लास्ट में लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है कि जब आवेशों के बीच कोई माध्यम रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाले बल का मान निर्वात या वायु की तुलना में कुछ घट जाता है। समझ में आ गई बात? कुछ घट जाएगा। क्लियर? तो ये नोट नंबर 4 शायद था, जो भी 4 या 5 अपना करते रहिएगा। अभी नोट नंबर फिर आगे बढ़ेंगे, अभी 6 नंबर पे आइए। अब जरा देखिए, अब एक काम और देखते हैं। इनमें आप देख रहे हो कि एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट के है। एक्चुअल में नोट नंबर आगे चलेंगे, नोट नंबर में लिखेंगे कि वास्तव में एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हो, या निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट के जो अब आएगा तो इसको हम कहेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। लेकिन इसको दोस्तों हम लोग केवल एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम केवल एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हैं, और इसको कहेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। समझ में? ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, और ये माध्यम की यानी कि मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट अगर नहीं लिखा है तो समझ जाना कि ये मीडियम की परमिटिविटी है। और अब ऐसा हुआ तो इस केस में अगर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के लिखोगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, तो अब आप जल्दी से बता दो के की वैल्यू तब कितनी लिखोगे?
तो कह सकते हो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आल्सो बेस्ट रिजल्ट। इसका मतलब यही K की परिभाषा ये बताएगा आपको। एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की डेफिनेशन ये आपको बताएगा कि क्या है। क्या दोगे, यानी कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक, ध्यान से सुनो, किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष उस माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। यानी ये निर्वात या वायु के सापेक्ष माध्यम की वैद्युतशीलता, या सीधे सीधे कहना चाहते तो ऐसे बोल दो कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम के माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यानी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। समझ में आ गया? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान से रखोगे। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों ये मैंने जो भी आज सब बताया हुआ है, इसमें कई चीजें समेटा है, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड था। इस वीडियो को अच्छे से आप चेक करोगे। और अब दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक्स।